हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस एंड हमने उसमें समझा था कि कितने तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं और हमने एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ को समझना ऑब्जेक्टिव है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने फिर तीन तरीके की कैटेगरीज में बांटा। नंबर वन बिजनेस, सेकेंड इज अ प्रोफेशन एंड द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद हमने लास्ट में समझी थी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, जिसको हम अभी एक बार दोबारा से रिवाइज करना चाहेंगे। ठीक है जी, सब ये थी डेफिनेशन हमारी बिजनेस की जो हमने पढ़ी थी। So it said a business may be defined as an economic activity. Business एक ऐसी economic activity है which involving तीन चीजें, क्या क्या? नंबर वन प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज। किन चीजों का? दो चीजों का, गुड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस मोटिव से किया जाता है? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। ठीक है, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं उनको क्या बोला जाता है? या तो उनको बिजनेस एंटरप्राइजेस बोला जाता है या फिर उनको बिजनेस फर्म्स बोला जाता है। ठीक है, सब हेडिंग लिखेंगे अगली, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। Characteristics or features of business. तो काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप समझ ही चुके हैं अभी ऑलरेडी, बस उनको हमने पॉइंट्स में जॉट डाउन करना है कि एक चीज तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो दूसरा आप गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हो, तीसरा आप सेल कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीन चार फीचर्स तो वैसे ही हो गए, उसके बाद उसके अलावा भी समझेंगे। ठीक है, बिकॉज कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस नहीं कहलाती ये समझना ज्यादा जरूरी है, उससे आप अपने आप समझ जाओगे कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, साहब मैंने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची, तो अब कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। क्या प्रॉपर्टी गुड है, कमोडिटी है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या मुनाफा हुआ? हुआ। मुनाफा हुआ या नहीं हुआ वो भी छोड़ो, मुनाफे के इंटेंशन से बेचा? बिल्कुल बेचा। ठीक है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही है। क्या ये बिजनेस है? तो साहब रेगुलरिटी चाहिए होती है बिजनेस में। तो हालांकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जरूर है, लेकिन ये एक बिजनेस एक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप डेली रूटीन में अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचते। साहब मैंने अपने घर की रद्दी बेच दी कबाड़ी को, क्या मुनाफा हुआ? बिल्कुल हुआ। मुनाफे की इंटेंशन से बेचा? बिल्कुल बेचा। लेकिन क्या ये एक बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं है, क्योंकि मैं रोज रद्दी नहीं बेचता। ठीक है, तो रेगुलरिटी उस एक्टिविटी में होनी चाहिए, तभी वो एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। पढ़ते हैं, कुछ और फीचर्स भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ। सो नंबर वन, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहली जरूरत पैसा कमाने की इंटेंशन से की गई होनी चाहिए, तब जाके तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी वो एक्टिविटी। ठीक है जी, अ बिजनेस is an economic activity because बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? दो वजह से। नंबर वन, it is undertaken with an objective of earning money / livelihood. It is undertaken with an objective of earning money or livelihood. B,
It involves sale, exchange or purchase of goods and services for mutual profit through the satisfaction of human needs. Through the satisfaction of human needs. ठीक है जी, पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, तब वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी. सेकंड, प्रोडक्शन स्लैश procurement of goods and services. Production and procurement of goods and services. साहब या तो आप बना रहे हो या फिर आप बना बनाया खरीद के ला रहे हो. ठीक है, या तो प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर प्रोक्योर कर रहे हो. Business enterprises either manufacture goods, या तो वो commodity को बनाती है. Manufacture goods will be such as, कुछ भी हो सकता है साहब, books, pen, TV, AC, कार, टेबल, मोबाइल फोन्स, etc. और acquire them from producers. और एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. तो या तो वो खुद बना रहे होंगे या फिर वो कहीं से एक्वायर कर रहे होंगे या प्रोक्योर कर रहे होंगे. ठीक है जी, ये तो गुड्स की बात हुई. फिर सर्विसेज. सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, banking, insurance, communication, etc. बहुत सारी और सर्विसेज हैं. वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स हो गई आपकी, मोबाइल हो गई आपका, कैब सर्विसेज, बहुत सारी हैं. ठीक है जी. थर्ड, सिर्फ माल खरीदना या प्रोक्योर करना नहीं है, उसको आगे बेचना भी है. ठीक है, यहां पे हमने क्या बात करी है, माल बनाना या माल कहीं से खरीदना, इसको आगे बेचना भी है, तभी वो एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी. ठीक है, लिखेंगे sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs.
in a business there should be sale or exchange. There should be sale or exchange of goods and services between the seller and the buyer. सिंपल सी बात सब। पहली चीज प्रोडक्ट आना चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी, मैं प्रोडक्ट खरीद के लाऊं या खुद बनाऊं, और फिर उस प्रोडक्ट को बेचना भी चाहिए, तभी इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सॉरी, एग्जाम्पल लिख लें इसका। एग्जाम्पल, a service is generated if generated लिखें, if generated but not exchanged for the purpose of sale, may not constitute a business. तो वो बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। Next, dealing in goods and services on regular basis। सब रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने प्रॉपर्टी बेची, मैंने रद्दी बेची, ये सारी चीजें वन टाइम ट्रांजैक्शंस हैं, ये बिजनेस नहीं है। क्लियर? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज, वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। ये धंधा नहीं है। एग्जाम्पल, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? रद्दी बोलते हैं, पता नहीं लिखते कैसे हैं। ठीक है जी। सेल ऑफ एन इनहेरिटेड लैंड, सब वसीयत में कोई लैंड मिला है, उसको बेच रहे हैं। ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग, मोटिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मुनाफा कमाना। The main purpose of a business is to earn money by way of
प्रॉफिट्स। मुद्दा है मुनाफा कमाना, मतलब पैसा कमाना मुनाफे के थ्रू। Profits are essential. Profits are essential to cover cost, to cover cost and risk of a business. Profits are essential to cover costs and risks of a business. And last, profit is a measure of success. Profit is a measure of success of a business, One of the objectives of a business is maximization of profits. तो साहब एक धंधा कितना सक्सेसफुल है, इसको मेजर कैसे करते हो कि वो सालाना कितना मुनाफा कमाता है, कितना % मुनाफा कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट 6th, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। साहब मुनाफा होगा या नहीं होगा इसकी अनसर्टेनिटी रहती है, हमें पता नहीं होता मुनाफा होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो अ बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टन, या प्रॉफिट मेकिंग इन अ बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टन। यू आर नेवर श्योर कि मुनाफा होगा या नहीं होगा। लिखते हैं इसके बारे में। इन अ बिजनेस there is always an uncertainty of returns and possibility of losses. ठीक है जी, नुकसान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुनाफा ही होगा। एंड द लास्ट, रिस्क। धंधे में हमेशा रिस्क होता है कि पैसा जो लगा है वो डूब जाएगा। सब नौकरी में क्या का रिस्क, सिर्फ नौकरी जाने का रिस्क होता है, उसके अलावा और कोई रिस्क नहीं होता है। सर यही तो सबसे बड़ा रिस्क होता है नौकरी में, और क्या, और कौन सा रिस्क होता है, हो भी नहीं सकता। एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क implies possibility of profit or loss in the business,
the risks are related to changes in consumer taste, and fashions, increased competition, fire, theft, accidents, etc. सब बहुत सारी चीजें हैं एक धंधे के अंदर जिनकी वजह से आपके धंधे में आपको नुकसान हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, आपका धंधा बंद हो सकता है। ठीक है, इस एलिमेंट ऑफ रिस्क की वजह से ही प्रॉफिट मेकिंग भी होती है। आप समझो, हमने हमेशा सुना है ना, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा मुनाफा, लेकिन उतना ही ज्यादा नुकसान की पॉसिबिलिटी भी तो है। बराबर है, 50-50 होता है साहब। 50% देयर इज अ चांस ऑफ प्रॉफिट एंड 50% ऑफ लॉस। ठीक है, सो रिस्क इंप्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। द रिस्क आर रिलेटेड टू चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स। समझो साहब, मैंने क्या किया, मैंने मोटोरोला कंपनी की बात बताता हूँ। ठीक है, मोटोरोला कंपनी ने जब पेजर्स नए आए थे, पता नहीं आपको पेजर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास पता भी है कि नहीं, तो साहब आप वो सिचुएशन समझो जब हमारे यहाँ पे सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे। सो लैंडलाइन फ़ोन्स के टाइम पर आप, पता नहीं, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए अगर आपने लैंडलाइन फ़ोन्स का सिचुएशन देखा है कभी कि नहीं, बट लैंडलाइन फ़ोन्स जब होते थे तो उस वक्त पर अगर आप एक जगह से चलें और दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं तो उस मीन टाइम पे कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं होता था। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके फादर साहब दिल्ली से गए हैं जम्मू की तरफ, ठीक है, तो 13 घंटे से आप ट्रेन से लगते हैं, सो 13 घंटे कम्युनिकेशन कट ऑफ, आप बात नहीं कर सकते और आपको ये पता नहीं कि बंदा अभी कहाँ है उन 13 घंटों में। तो जब वो वहां पहुंच जाएंगे फिर उनसे बात की जा सकती है। प्रॉब्लम वॉज कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो बंदे तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये उस वक्त की, उस सिनेरियो की 90s की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो साहब एक टेक्नोलॉजी आई, एक डिवाइस आई, ठीक है जी, और उस पर इस तरीके से होती थी, इसको बोलते थे पेजर। साहब पेजर क्या था कि मान लीजिए जिस आदमी ने पेजर खरीद लिया, उस आदमी को इमरजेंसी के दौरान एक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। तो आपको अगर अपने फादर साहब को कोई मैसेज पहुंचाना है और उनके पास पेजर है, तो आप क्या करेंगे साहब, आपको एक कॉल सेंटर का नंबर होता था आपके पास, ठीक है जी, उस कॉल सेंटर पे आप फोन करेंगे और आप वहां पर पेजर नंबर बताएंगे। जैसे फोन नंबर होता था वैसे पेजर नंबर होता था, पूरे 10 डिजिट का। आप पेजर नंबर बताएंगे और बोलेंगे इस पेजर नंबर पर ये मैसेज भेजना है। ठीक है जी, जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे, विद इन 10 मिनट्स का शायद टाइम होता था, 10 मिनट के अंदर अंदर आपके फादर साहब के स्क्रीन पर वो मैसेज फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपको किसी की इमरजेंसी बतानी है कि हाँ जी प्लीज़ कॉल अर्जेंट, ठीक है, कि कोई बात आपको करनी है, आपने वहाँ पे लिख दिया प्लीज़ कॉल अर्जेंट, तो उनको पता लग जाएगा कि घर से मैसेज आया है, उनको जल्द से जल्द बात करनी है, वो किसी भी स्टेशन से उतर के आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो साहब ये सेंसेशन थी 90s की। लोग पागल हो गए थे कि यार पेजर कोई एक नया डिवाइस आया और वहां उस पे आप मैसेज भेज सकते हैं, कहीं भी हो बंदा, किधर भी हो। हमने तो लैंडलाइंस देखे थे उससे पहले। ठीक है, तो मोटोरोला कंपनी ने सब अरबों रुपया खर्च के, करोड़ों रुपए लगाकर एक प्लांट बनाया। उनका कहना यही था कि यार ये पेजर कॉस्ट है जो कि 40,000 रुपए का पेजर मार्केट में आ रहा है सर, आज की डेट में ये यूजलेस डिवाइस है। ठीक है, बट उस वक्त पे ये 40,000 रुपए का था पेजर। मोटोरोला कंपनी ने बोला कि हम बल्क मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसकी कॉस्ट कम करेंगे, सो दैट हर आदमी खरीदे, मासेस तक हम पेजर को लेके जाएंगे। बट जब तक कंपनी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाती तब तक मार्केट में मोबाइल फोन आ चुके थे। तो साहब मोबाइल फोन ने इसकी जरूरत को ही खत्म कर दिया। मोबाइल फोन ने बोला मैं मैसेज तो पहुंचा दूंगा, साथ के साथ वॉइस कॉल ही करा दूंगा, आपको जाके लैंडलाइन ढूंढने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ लैंडलाइन फोन। लैंडलाइन फोन को आग लगा दो। ठीक है जी,
अब जिसके पास मोबाइल फोन है वो फोन पे डायरेक्टली बात कर लो आप, और जब करनी है तब के तब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब ये इंडस्ट्री वहीं के वहीं खत्म हो गई। हुआ क्या, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई, कस्टमर अब आपके प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहता। आप 40,000 का बेच रहे थे, अब आप 10,000 का बेचोगे तब भी कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है जी। तो इस वजह से बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता है कि मेरा प्रोडक्ट हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए। बाटा के जूते, सब मैं 90s का बॉर्न हुआ बंदा हूं, तो 90s में जब मेरे पेरेंट्स जूते खरीदते थे तो वो लोग हमेशा बाटा के जूते खरीदते थे। बाटा की खासियत साहब ये थी कि बाटा का जूता जनरेशंस तक चलता था। पता लगा जी दादाजी ने खरीदा वही पिताजी ने पहना, पिताजी ने खरीदा वही पोते ने पहना, तो 3-4 जनरेशन 20-25 साल एक ही जूता चल जाता होता था। ठीक है, बाटा आज भी उसी कैटेगरी को बेचता है। ठीक है, कि आप एक जूता खरीदो ये खराब नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जमाना फैशन का है साहब, आदमी को 6 महीने से ज्यादा एक जूते की जरूरत ही नहीं होती। तो मैं एक जूता महंगा सिर्फ इसलिए खरीदूं कि ये लंबा चलेगा, तो मेरे को ऐसा जूता खरीदना ही नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए बाटा की उन कैटेगरीज की सेल खत्म हो गई। उन्होंने भी फिर समझा कि हाँ जी, चेंजेस, टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं कस्टमर की, तो हमको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी चीजें लानी पड़ेगी। दैट्स व्हाई दे इनकॉर्पोरेटेड हश पपीज, उनकी एक अपनी ब्रांड है जिसमें वो अब अच्छी एक फैशन बेस्ड जूतों को बनाकर बेचते हैं। ठीक है, चलते हैं जी आगे। 3 तरीके की कैटेगरीज हमने समझी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब उसमें से हम बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ चुके हैं। हमने ये समझ लिया कि साहब बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नंबर 2, वो आजा भाई नीचे, हाँ जी, नंबर 2 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड्स बनाते हैं या आप गुड्स को खरीदते हैं, या सिमिलरली सर्विसेज बनाते हैं या सर्विसेज को खरीदते हैं। ठीक है जी। और साथ साथ सिर्फ खरीदते नहीं हैं, आप उनको बेचते भी हैं। ठीक है, या फिर एक्सचेंज करते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अगर वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। मुद्दा, ऑब्जेक्टिव क्या है? मुनाफा कमाना। ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सब बिजनेस में हमेशा देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, अब समझते हैं आगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 हिस्से थे जो हमने समझे थे, और वो थे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो साहब अब इन्हीं चीजों को समझेंगे इन डिटेल और इनके डिफरेंसेस। All economic activities may be divided into 3 major categories. Business, profession, employment. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स,
कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, बैंकिंग एटसेट्रा। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या होंगी? लीगल हो सकती हैं साहब, इन लोगों को हम बोलते हैं लॉयर। मेडिकल हो सकती हैं, इनको हम बोलेंगे डॉक्टर। टीचिंग हो सकती हैं, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? टीचर। और अकाउंटिंग हो सकती है, और इस कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप सर्विसेज देते हैं एज अ वर्कर, तो साहब अगर ब्लू कॉलर जॉब है, स्किल्ड जॉब नहीं है, तो उनको वर्कर बोलते हैं। ब्लू कॉलर जॉब को वर्कर बोलते हैं क्योंकि वर्कर्स भी स्किल्ड वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, इनको जो तनख्वाह मिलती है उसको बोलते हैं वेजेस। और वाइट कॉलर वाले हो गए, जो पढ़े लिखे हो गए, वो हो गए एम्प्लॉइज। इनको जो तनख्वाह मिलती है उसको हम बोलते हैं सैलरी। ठीक है, लिखेंगे। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में लिखते हैं। Business refers to an occupation. Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities to purchase, produce and / or sale of goods and services with a view to earn profits by satisfying the needs of other people। कैसे मुनाफा कमाएंगे? दूसरे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करके। ठीक है जी। सेकंड क्या है? प्रोफेशन। सेकंड इज प्रोफेशन। Profession includes those economic activities which require application of special knowledge,
and skills in the occupation. Profession includes those economic activities which require application of special knowledge and skills in the occupation. ठीक है जी? In every profession, guidelines or code of conduct, guidelines or code of conduct is laid down by professional bodies which is required to be followed by the professionals. ठीक है जी? तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। साहब, एक स्पेशल तरीके की नॉलेज है जो डॉक्टर को चाहिए। हर कोई आदमी डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल नॉलेज, स्पेशल डिग्री, स्पेशल सर्टिफिकेशन चाहिए और साथ के साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। यानी कि हमारे देश में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो डिक्लेयर करती है कि ये सामने वाला आदमी डॉक्टर है, इसके पास डिग्री है और ये एज अ डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है जी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलते हैं उसको। अब इन एवरी प्रोफेशन गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट इज लेड डाउन। साहब, उनको गाइडलाइंस दी जाती है डॉक्टर को किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किन सिचुएशन में ट्रीटमेंट मना कर देना है, ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस लिखी जाती हैं उस स्पेशल बॉडी द्वारा और उनको वो कंडीशंस, वो गाइडलाइंस, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। ठीक है? सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वो प्रोफेशनल बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और उन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI की सारी गाइडलाइंस माननी होती हैं। सिमिलरली लॉयर के लिए होता है उसका बार काउंसिल, उनको उस बार काउंसिल की हर बात माननी होती है। ठीक है? प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर, पढ़ के आना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को टेकअप करेंगे। ठीक है? टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।